गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हमारा नया टॉपिक है CFT। CFT की फुल फॉर्म होती है बच्चा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअली में होती क्या है? इससे पहले आप लोगों ने VBT पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। जो हमारे डी सबशेल्स होते हैं उनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो बॉन्ड पेयर्स बनते हैं, ठीक है, और जो उनमें फिर जो थ्योरी क्रिएट होती है रिपल्शन अट्रैक्शन की जो थ्योरी क्रिएट होती है, हम लोगों ने वो स्टडी की थी। ठीक है ना, VBT के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी किया था। अब देखो CFT में हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चा, CFT में हम लोगों को पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग हम लोगों को पढ़नी है, जो कि यहाँ पर भी आपके डी ऑर्बिटल से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है डी सब शेल में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। इस फर्स्ट ऑर्बिटल का नाम होता है DXY, इसे बोलते हैं DYZ। दिस इज DXZ, दिस इज DX² माइनस Y² एंड दिस लास्ट वन इज DZ²। ठीक है, ये इन सब के नेम्स हैं। ठीक है, DXY की अगर मैं बात करूं, जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर इन द सेंस जो इसका एक्स एक्सिस पे हम दिखाते हैं XY पे, तो ये इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं XY वाला। ठीक है, 11th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा ये वाला कि जो DXY ऑर्बिटल का, जो मैं दोबारा से बताती हूँ पूरा अच्छे से स्क्रीन पे बेटा, क्योंकि पता होना चाहिए आपको, क्योंकि बेसिक है CFT जानने के लिए। अगर DXY को आपको X और Y एक्सिस पे शो करना है, तो इस DXY का मतलब है कि एक लोब, क्योंकि D ऑर्बिटल है ना, D ऑर्बिटल के कैसे लोब्स होते हैं? डबल शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो एक लोब आएगा ऐसे और एक लोब आएगा ऐसे, यानी कि इन बिटवीन द एक्सिस आता है, नॉट ऑन द एक्सिस। DYZ का कैसा बनेगा? उसके लिए सपोज कीजिए ये Y है और ये Z है, तो यहाँ पर इस तरह से इन बिटवीन द एक्सिस आएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपको बनाना है DXZ का, तो इसको X और Z मान लीजिए, और अब यहाँ पे इन बिटवीन द एक्सिस, आपको लग रहा है देखने में एक जैसे हैं, लेकिन आपके एक्सिस में डिफरेंस है बेटा। आप देख सकते हो आपके एक्सिस में डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया? अब उसका कैसे बनेगा? DX² माइनस Y² का, DX² माइनस YX² के लिए बच्चा अब क्योंकि ये X² माइनस Y² है, तो XY एक्सिस पे ये ऑन द एक्सिस बनते हैं, ये वाले इस तरह से। ओके बच्चा, अब देखिए DZ² का कैसे बनेगा? अब क्योंकि डबल शेप होता है और हमारे पास सिर्फ Z एक्सिस है, सिर्फ Z एक्सिस है हमारे पास, तो कैसे बनेगा? एक डंबल ऐसे आएगा और एक डंबल आएगा लेटरल, ऐसे हॉरिजॉन्टल, जो हमें यहाँ से देखने में लगता है कि सर्कल है। ठीक है, एक इस तरह से और एक आपका ऐसे, तो हमें कैसे लगेगा सामने से देखने पर कि ये कोई सर्कल है या पॉइंट है। तो इस तरह से बनता है DZ² का। ठीक है, तो अब जो आपने ये 5 ऑर्बिटल्स देखे, DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y², DZ², ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की स्प्लिटिंग की स्टडी हम लोगों को यहाँ पे करनी है बेटा। वी हैव टू स्टडी द स्प्लिटिंग ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। ठीक है, इन्हीं की स्टडी हम लोगों को करनी है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, देखिए इनकी स्प्लिटिंग इस तरह से होती है। जब हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड को स्टडी करते हैं, 2 तरह की फील्ड आप यहाँ पे स्टडी करोगे बेटा। एक आपको स्टडी करनी है ऑक्टाहेड्रल फील्ड और एक आपको स्टडी करनी है टेट्राहेड्रल फील्ड। क्या डिफरेंस है इनमें? अगर कोई मेटल आपका 6 लिगेंड के साथ लगा हुआ है, तो वो आता है ऑक्टाहेड्रल। आपको पता है ना 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस तरह से बनता है ना। ये मेटल है, लिगेंड 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 लिगेंड, ये हो गया स्क्वायर प्लानर, और एक अपर अबव द प्लेन और एक डाउन द प्लेन, तो ये बनता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये है आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 लिगेंड आपके पास होने चाहिए। टेट्राहेड्रल के लिए जब आपके पास लिगेंड 4 होते हैं, तो ये बनता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर ये 6 लिखा है तो इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल के लिए आप ये वाला डायग्राम बनाओगे जो मैं सिखाने जा रही हूँ।
अगर आपको 4 लिगेंड दे रखे हैं तो आप बनाओगे टेट्राहेड्रल के लिए। समझ में आ गया? 4 से टेट्रा और 6 से ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं बच्चा ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, ठीक है। स्प्लिटिंग हो रही है तो आपके जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये नीचे स्प्लिट हो जाते हैं, इनका नाम होता है T2G, तीनों का नाम है T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। बाकी जो 2 बचे हैं वो ऊपर स्प्लिट होते हैं, इनका नाम होता है EG। नीचे वाला कौन सा आया? DXY, DYZ और DXZ, ठीक है ना। शुरू वाले 3 आ गए, बाद वाले 2 यहाँ पर आए हैं, DX² - Y² एंड DZ²। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, DX² - Y², ओके। ये वाला DX² - Y² एंड DZ², ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है बच्चा, ये सेंटर में दिख रहा है ना आपको, ये होता है आपका बैरी सेंटर। ये पूरा इक्वली डिवीजन होता है यहाँ पे, इट इज अ बैरी सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये डिवीजन भी पता है डिपेंड करता है बच्चा, जैसे कि आप लोगों ने सीखा होगा 11th क्लास में कि जो नीचे के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सबसे नीचे जो ऑर्बिटल्स बनते हैं ये अपनी लो एनर्जी में होते हैं, लो एनर्जी को स्टेबल स्टेट में है, और जो ये आपके ऊपर चले गए हैं ऑर्बिटल्स, ये आपके हाई एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। और हाई एनर्जी में जाने की वजह से ये वाले ऑर्बिटल्स आपके अनस्टेबल हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब पूरे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद 7th इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर जाके जंप करेगा जो कि अपनी हाई एनर्जी के अंदर होगा, ओके। इसका मतलब यही होता है बच्चा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को करना, क्योंकि आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है बच्चा। एग्जाम में आपको यही डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के साथ, ठीक है। चलिए अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो ये हाफ बैरी सेंटर है ना, ये यहाँ तक की जो वैल्यू होती है फॉर ऑक्टाहेड्रल, ये आपकी वैल्यू होती है बच्चा 2/5 डेल्टा ओ, जो कि माइनस में होती है, इट इज़ -2/5 डेल्टा ओ। और जो अपर जो हाई एनर्जी EG वाला जो आपको दिख रहा है बैरी सेंटर से, इसकी वैल्यू होती है +3/5 डेल्टा ओ। अभी डेल्टा ओ क्या है? ये ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा आपको बताता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग, यानी कि CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हो, CFT पढ़ रहे हो, तो क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है वो बताता है आपको ये डेल्टा ओ। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए कितनी क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी होनी चाहिए, ये वो डेल्टा ओ का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो -2/5 डेल्टा ओ एंड प्लस का 3/5 डेल्टा ओ, आया समझ में? ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया बच्चा। ठीक है, +3/5 डेल्टा ओ, ठीक है। ये वैल्यूज होती हैं आपकी किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के लिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अभी दे रखी है, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स था जिसका सपोज जिंक का ही है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा था D10, और आपको बोला है इसका CFT डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे? आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो आपको सिखाया गया था हुंड रूल 11th क्लास में कि 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू फिल, है ना। तो 1 2 3, अब आपको ऊपर जंप नहीं करना है क्योंकि अभी नीचे ही फिलिंग आपको कंप्लीट करनी है। 4 5 एंड 6, अब इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं इसलिए आप ऊपर जाओगे 7 8 9 एंड 10, आया समझ में? इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी जाती है। अब थर्ड टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आप सीख रहे हो, बल्कि फोर्थ टाइप की। 10th क्लास तक आपने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी बेटा? KLMN वाली, जिसमें आप भरते हो 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन्स, यही सीखा था। 11th क्लास में आके आपने सीखा SPDF वाले सब शेल्स की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सीखी, जिसमें आपने ऑफबॉ को यूज़ किया था, ऑफबॉ प्रिंसिपल को यूज़ किया था, 1s 2s 3s 4s ये सब सीखा था। फिर आपने 11th क्लास में ही चैप्टर 4 के अंदर एमओटी डायग्राम सीखा था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना, सीखा था ना कि 1s स्टार 2s
फिर 2s स्टार, इस तरह से सीखा था ना। यहाँ पे 1s ये था बॉन्डिंग के लिए, ये था एंटी बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। अब फोर्थ टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आप अब 12th क्लास में सीखने जा रहे हो बच्चा। अब अगर इस पूरे डायग्राम की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको बोला जाए CFT डायग्राम के लिए, तो कैसे लिखोगे? मैंने कहा ये T2G नाम होता है इसका, ठीक है। तो इसके लिए लिखोगे आप T2G। कितने इलेक्ट्रॉन है T2G के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन है। लिखोगे T2G की पावर 6 यानी T2G 6, ठीक है। और फिर यहाँ पे Eg है, तो Eg के लिए क्या लिखोगे बच्चा? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास? 4, तो Eg4। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी किसके लिए? D10 वाले इसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए। आगे समझ में? ये था पूरा CFT का डायग्राम, ठीक है। नाउ वन मोर मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ बच्चा। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें D10 नहीं होगा क्योंकि आपको वो भी आना चाहिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको कोई दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5, इतना आपको दे दिया है। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। नीचे बनाएंगे आप T2G के लिए, ये सब लिखना ज़रूरी होता है जो भी मैं लिख रही हूँ बेटा, इनके बिना आपका डायग्राम अधूरा है। दिस इज Eg, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो आपको पास कितने हैं? आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3, ऊपर नहीं जाना है, आप नीचे ही रहेंगे 4 एंड 5। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी? T2G 5 और Eg में कितने हो गए? 0, ठीक है। Eg लिखना साथ में ज़रूरी होता है, 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीज़ें और सीखनी है। मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था बेटा, इसी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था करके। आपके लिगेंड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। क्या रोल होता है इनका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कर पाता। अब सपोज कीजिए ये वाला जो D5 कॉन्फ़िगरेशन का जो आपका मेटल है, जो कॉम्प्लेक्स है, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रखता है अपने पास, तो क्या ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रहने वाले हैं बच्चा? बताइए, कैसे रहने वाले हैं ये? नहीं, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, ऐसे आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से ऐसा हुआ। किसकी वजह से हुआ? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो उस केस में आपको यही वाला कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है बेटा। अगर ये वीक लिगेंड होता, जो अभी आपने देखा था, अगर ये वीक लिगेंड होता, तो वीक लिगेंड में कैसा कॉन्फ़िगरेशन आता आपका? 1 2 3 4 5। तब आप ऐसे वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं भरते, आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन भरते बेटा? 1 2 3 4 एंड 5, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भरते। समझ में आ गया? इट इज़ फॉर द वीक फील्ड लिगेंड, जहाँ पे पेयरिंग नहीं होती, जहाँ पे आपका सिंपल 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। आ गया समझ में बच्चे? ठीक है, ओके। अब यहीं पर बेटा हम लोग निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन से CFAC। CFAC क्या है? आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपको मैंने बताया था नीचे T2G के लिए क्या होती है? -2/3 डेल्टा O, ठीक है। इसको प्लस करते हैं ऊपर वाले से, दैट इज योर प्लस का 3/5 डेल्टा O, यही करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन जो दे रखी थी, सपोज कीजिए T2G 3 और Eg 0 फॉर एन एग्जाम्पल। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास? 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पे क्या करोगे? -2/3, यहाँ पे लिखोगे 3, मल्टीप्लाई कर दोगे, और प्लस 3/5 में क्या लिख दोगे? कितने हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स? इंटू 0। तो क्या आंसर आ गया आपका? दैट इज -2 डेल्टा O। ये हो गई आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर दिस कंपाउंड, फॉर दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, चलिए। ये था आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए इसका रिवर्स होता है। जस्ट रिवर्स कैसे होता है? मतलब अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कोई भी कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है कितने भी इलेक्ट्रॉन्स का, तो आप क्या करते हो? ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। आपके यहाँ पे नीचे बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑर्बिटल्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं E, यहाँ पे G नहीं लिखते हम लोग, E लिखते हैं, और ऊपर वाला हो जाएगा T2, G दोनों में से हट जाएगा, और ये रिवर्स हो जाएगा टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए। नीचे आ जाएगा ओनली E, ऊपर आ जाएगा T2, और जो ऊपर आपका नीचे क्या था आपका 2/3 था ना, अब नीचे आ जाएगा आपका 3/5 माइनस में डेल्टा O, और ऊपर क्या था 3/5,
तो वहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2/5 डेल्टा ओ। आगे समझो बच्चा। और वही सेम प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का। अगर आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड दे रखे हैं तो वो पेयरिंग करवा देंगे, अदरवाइज वीक लिगेंड के लिए आप सिंपल ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे अलग अलग, क्योंकि वहाँ पेयरिंग करवाने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, और फिर CFAC का जो फॉर्मूला है वैसे ही आप इसे निकालेंगे, दैट इज -3/5 डेल्टा ओ प्लस 2/5 डेल्टा ओ। आगे समझे बच्चा, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब इन CFAC डायग्राम से, CFT डायग्राम से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते थे जो मैंने VBT में आपको सिखाए थे। जैसे कि आपका कलर निकालना, कोई कलर क्यों है, कलर्ड क्यों है ना, कोई डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो आप देखो ना, अगर आपकी पेयरिंग हो रही है तो वो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। अगर नहीं हो रही तो पैरामैग्नेटिक हो गया। और जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वही क्या शो करते हैं बेटा, वो आपको कलर्स शो करते हैं, क्योंकि वो क्या है, अनपेयर्ड है। जहाँ पे भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिन कॉम्प्लेक्सेस में आपको मिलते हैं बेटा, वही कलर्स आपको शो करते हैं। आपने अपने केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे जो वाइट कलर के सोल्ट होते हैं, जो आप अभी इस टाइम पे आप कर भी रहे होंगे, हमने कुछ रिएक्शंस की होंगी, आपने किया होगा, आपने वाली क्वेश्चंस की होंगे, सॉरी वाली रिएक्शंस की होंगी आपने बच्चा। एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल एनालिसिस किया होगा आप लोगों ने, है ना? यस, उसमें आपको हमेशा वाइट कलर के सोल्ट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो है तो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस ही, लेकिन वो सारे सारे डायमैग्नेटिक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड है ऑल। आपको कभी भी कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं दिए जाते क्योंकि वो कलर्स फिक्स है। आपको कभी कॉपर सल्फेट का सॉल्ट नहीं देंगे क्योंकि वो ब्लू कलर का होता है। कॉपर है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, दैट्स वाई इट शोज ब्लू कलर। ऐसे कभी आपको फेरस सल्फेट नहीं देंगे, आयरन आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि हमेशा ये ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। आप देखती पहचान लो, सबके कलर यूनिक होते हैं, आप देखती पहचान लोगे। तो कभी भी रेडिकल एनालिसिस में आपको कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं देते, हमेशा व्हाइट सोल्ट देते हैं ताकि पहचानिए। अब आपको टेस्ट करना है कि व्हाइट है तो, क्योंकि सारे व्हाइट है, कौन सा है ये बताइए अब आप, इसमें एसिडिक रेडिकल कौन सा है, बेसिक रेडिकल कौन सा है। मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी आपके लिए रेडिकल्स के लिए, मतलब रिएक्शंस के लिए, आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, फाइनल प्रैक्टिकल्स, उनके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगी उनके लिए भी। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक्स है मेरे पास जो मैं आपके लिए आपको बता दूंगी। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहीं पर। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी आपके डाउट्स के लिए। ठीक है, ओके बच्चा। चलिए बेटा, आप लोग जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी बुक्स हैं, ठीक है, उनके लिंक्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ, वहाँ से आप उनको परचेज कर सकते हो, क्योंकि आपके वीडियो के साथ आपको ये नोट्स भी पढ़ने ज़रूरी होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने ज़रूरी होते हैं बच्चा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय।